सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट या बीए ऑनर्स के स्टूडेंट, ये वीडियो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। ठीक है, तो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है जिनके पास भी पॉलिटिकल साइंस माइनर में या मेजर में पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सब्जेक्ट अडॉप्ट कर रखा है, जिस भी स्टूडेंट ने, चाहे बहुत से स्टूडेंट को ये माइनर में मिला है, बहुत से को मेजर में मिला है, तो दोनों के लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट नंबर 3। एक बात, ये वीडियो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए तो है, साथ ही सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि सेमेस्टर 2 के जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके पास जो सब्जेक्ट है वो भी यही है। जो सेमेस्टर 6 को बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट को मिल रखा है वही बीए ऑनर्स के स्टूडेंट को मिल रखा है सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो या फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। और ये जो पीडीएफ है इसको बिल्कुल फ्री में वहाँ से ले सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे मिल जाएगा, और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। ठीक है, टाइम टू टाइम। एंड आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। जब हिंदी मीडियम स्टूडेंट की पूरी सिलेबस खत्म हो जाएगा देन मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी सेम यही वीडियो ले आऊंगी, बट आपको पीडीएफ अभी भी मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम का पढ़ लीजिए या तो हिंदी मीडियम में, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, बहुत मीडियम में। ठीक है, सो आपको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे अपना यूनिट नंबर 3, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर 2 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो या तो यूट्यूब पे सर्च मारिएगा पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रोमा जसवाल प्लेलिस्ट, या तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगी वीडियो। चलिए हम करते हैं यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट। तो यूनिट नंबर 3 का हमारा नाम है कि समकालीन सैद्धांतिक दृष्टिकोण। ठीक है, यानी कंटेम्प्रेरी जितने भी सैद्धांतिक जो दृष्टिकोण है, अप्रोचेस है, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोचेस है या जो भी अप्रोचेस है, ठीक है, तो वो उसको हमें क्या करना है, पढ़ना है, इसमें स्टडी करना है। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट नंबर 3 है समकालीन सैद्धांतिक दृष्टिकोण, इसमें हमें 2 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है ना, एक है नवलोक प्रबंधन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, नवलोक प्रबंधन और नवलोक सेवा। ठीक है, और दूसरा हमारा टॉपिक है कि हमें पढ़ना है सुशासन, सहयोगात्मक शासन, नेटवर्क शासन और डिजिटल शासन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा यूनिट नंबर 3 का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो समकालीन प्रशासनिक सिद्धांत का उद्देश्य पारंपरिक नौकरशाही मॉडल से आगे बढ़कर प्रशासन को और अधिक कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। मीन्स जो कंटेम्प्रेरी जो प्रशासनिक सिद्धांत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थ्योरी है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसका उद्देश्य ये है, उसका उद्देश्य है कि जो पारंपरिक नौकरशाही मॉडल था ना, जो ट्रेडिशनल जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल था, उससे आगे बढ़कर कहाँ जाना, कुशलता लाना। किस चीज में, नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है, कुशलता लाना, ठीक है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी लाना, उत्तरदायी बनाना उसे। ठीक है, उसको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो वैश्वीकरण तक तकनीकी प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्य के विस्तार के साथ नवलोक प्रबंधन, ठीक है, जिसे हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं, एनपीएम, और नवलोक सेवा जिसे हम न्यू पब्लिक सर्विस कहते हैं, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, सहयोगात्मक शासन, ठीक है, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस और नेटवर्क शासन, ठीक है, नेटवर्क गवर्नेंस, और डिजिटल शासन, डिजिटल गवर्नेंस। ये सबको मिला के, ये जो मैंने आपको बताया, जो जो हाईलाइट हो रखे हैं, इन सबको मिला के ही क्या बनता है, न्यू यानी समकालीन सैद्धांतिक दृष्टिकोण बनता है, जो आज के टाइम पे हम देखते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में आज के टाइम पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, तो इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा लोक प्रबंधन और नवलोक सेवा। ठीक है, तो समकालीन प्रशासनिक सिद्धांत में नवलोक प्रबंधन यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और नवलोक सेवा यानी न्यू पब्लिक सर्विस, ये प्रमुख अवधारणाएं हैं। ठीक है, जो आज की कंटेम्प्रेरी जो हमारे प्रशासनिक प्रबंधन है उसमें। ठीक है, तो ये दोनों प्रशासन को क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है और जन केंद्रित बनाने के लिए विकसित की गई है। ठीक है, तो जन केंद्रित है ये, और इसमें इफिशिएंसी भी लाता है। ठीक है, तो नव लोक प्रबंधन जो है उसको सबसे पहले हम जानते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का परिचय जानते हैं कि है क्या। तो नव लोक प्रबंधन यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो 1980 के दशक में प्रशासनिक सुधार के रूप में विकसित हुआ था। तो ये कब आया था, 1980 में आया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, पारंपरिक जो नौकरशाही था, जो भी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी था, उस प्रशासन को अधिक कुशल बनाना, पारंपरिक नौकरशाही से हट के नई नौकरशाही को अपनाना, इसमें कुशलता को अपनाना, इसको और ज़्यादा प्रभावी, इफिशिएंसी बनाना, उत्तरदायी बनाना, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इसकी। ठीक है, इस इस दृष्टिकोण में निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों को सरकारी कार्यों में लागू करने पर जोर दिया जाता है। तो निजी क्षेत्र में जितने भी प्रबंधन तकनीकी होते हैं, निजी क्षेत्र मीन्स जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, देख लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन को भी देखते हो, आप कोई कंपनी देखते हो, तो उसमें जितने भी जो कार्य कंपनी वाले जो अपनाते हैं ना अपना प्रबंधन मैनेजमेंट, उस चीज को सरकारी कार्यों में भी लागू करने को बात करता है ये ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, न्यू ब्यूरोक्रेसी। ठीक है,
तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है उसकी शुरुआत मुख्य रूप से ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जहां सरकारों ने अधिक बाजार आधारित मॉडल अपनाकर प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया। जो हम देखते हैं ना मैनेजमेंट, जो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, वो भी कहाँ से हम कहाँ पढ़े थे, जो फेडरिक जो टेलर थे, वो भी कहाँ दे रहे थे, कंपनी में इन्होंने ये बनाया था, कंपनी के लिए बनाया था, मतलब काम करने वाली कंपनी के लिए। तो ये इतनी अच्छी मैनेजमेंट थी कि इसको सरकारी कामों में भी अपनाया गया पूरी दुनिया में, ठीक है। तो यही है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, जिसे सरकारी कार्यों में भी अपनाया गया। मुख्य विशेषता क्या है इसका, तो निजीकरण करता है ये, ठीक है, यानी प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करता है। सार्वजनिक सेवाओं का संचालन जो है वो निजी कंपनियों को सौंपना, ताकि प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता में सुधार आए। प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, मतलब जितनी भी सार्वजनिक सेवा है, चाहे बैंक हो, स्कूल हो, चाहे कोई भी प्रशासनिक सेवा हो, तो उसमें क्या है, उसको उस कंपनी उसे निजी जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को सौंपना की बात करता है। मतलब बैंक भी प्राइवेट हो, स्कूल भी प्राइवेट हो, हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होता है ना, तो वो चीज़ में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, कंपटीशन बनी रहती है। अगर कंपटीशन किसी चीज़ में रहेगा तो हमेशा वो चीज़ गुणवत्ता वाली होगी, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा और सब चीज़ सरकार के अंडर में होगी, तो सारे कर्मचारी तो सरकारी के होंगे, वो तो कहेंगे हमें तो सैलरी मिलेगी, जैसा भी काम हो, तो वो तो ढीला ढीला काम करेंगे। बट जब प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं बैंक का, स्कूल का, तो आपको पता है ना प्राइवेट स्कूल क्यों अच्छा पढ़ाया जाता है उसमें, क्यों, क्योंकि दूसरा प्राइवेट स्कूल दूसरे प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन कर रहा होता है। अब कंपटीशन इसलिए कर रहा होता है कि मेरे स्कूल में ज़्यादा बच्चे पढ़े, ठीक है, मेरी ज़्यादा नाम हो मेरे स्कूल का, तो ये प्राइवेट में ही बना, कंपटीशन ओनली प्राइवेट में ही होता है, सरकारियों में नहीं होता है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन की बात करता है। क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट स्कूल होगा या प्राइवेट बैंक होगा, तो उसमें फैसिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी देखने को, ठीक है, गुणवत्ता ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, यानी कंपटीशन देखने को मिलता है। सरकारी एजेंसियों को निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से प्रेरित करता है ये, ठीक है। जो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, और जो सरकारी एजेंसी होती है, वो दोनों एक दूसरे में क्या होता है, इनमें कंपटीशन होता है। ठेका प्रथा होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट होता है, यानी सरकारी सेवा को बाहरी एजेंसियों से अनुबंधित करना होता है, जिससे प्रशासन की लागत भी कम हो जाती है, ठीक है, यानी सरकारी जितनी भी सेवाएं होती है उसको बाहरी एजेंसियों से अनुबंधित करना, ठीक है। और तीसरा चौथा क्या होता है, नागरिक को ग्राहक सेवा के रूप में देखना, यानी सिटीजन एज अ कस्टमर। तो नागरिक को इस प्रबंधन में क्या करा जाता है, नागरिक को सेवा उपभोक्ता मानकर उनकी संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है। अब सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक, सरकारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने जो जनता है उसको अगर कस्टमर मान के उनके साथ एक रिलेशन रखेगा, तो फिर क्या होगा, एक अच्छा होगा, काम अच्छे से होगा, ठीक है। विकेंद्रीकरण इसकी पांचवी विशेषता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको केंद्र सरकार से स्थानीय निकायों और एजेंसियों तक पहुंचाना होता है, ठीक है, विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। परिणाम आधारित प्रशासन, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट, सरकारी अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन जो है वो उत्पाद और परिणाम के आधार पर करना होता है, यानी परिणाम जैसा होगा उसके आधारित क्या होगा, उस काम का मूल्यांकन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा उससे, ठीक है। सातवां, प्रबंधन पर अधिक जोर भी दिया जाता है, ठीक है। तो सरकारी संस्थानों को अधिक स्वतंत्रता देकर उन्हें निजी क्षेत्र की तरह कार्य करने की अनुमति दी जाती है। सरकारी संस्थानों को भी छूट दी जाती है कि आप भी जैसे प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी काम करने की छूट होती है, वैसे करें, जिससे आपको क्या होगी, और ज़्यादा आपके काम में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो नवलोक प्रबंधन बनाम पारंपरिक नौकरशाही क्या थी, उसमें डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। जो न्यू जो जो न्यू लोक प्रबंधन है और जो ट्रेडिशनल वाला था, उसमें डिफरेंस क्या है, विशेषता, ठीक है। तो पारंपरिक जो नौकरशाही थी उसका लक्ष्य था कि प्रक्रियाओं का पालन कराना, जितनी भी कंपनी में काम चल रहा है उस प्रक्रिया को पालन कराया जाए बस, ठीक है। पर नव लोक प्रबंधन का लक्ष्य क्या होता है, परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का परिणाम क्या होगा, गोल क्या होगा, ठीक है। तो पारंपरिक नौकरशाही की संरचना कैसी होती थी, कठोर होती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कठोर नियम लागू किए जाते थे कंपनियों पे, ठीक है। वहीं नव लोक प्रबंधन में क्या किया जाता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है और लचीला बनाया जाता है इसे, प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों जैसा किया जाता है इसे, ठीक है। पारंपरिक नौकरशाही की भूमिका क्या होती थी कि सरकारी सेवाओं का प्रत्यक्ष प्रबंधन होता था, सरकारी सेवाओं का इसमें प्रत्यक्ष प्रबंधन होता था, मतलब सरकार जो है उसका पूरा नियंत्रण होता था इस पे। पर नवलोक प्रबंधन में निजीकरण हो गया है, ठीक है, मतलब हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो सरकार का कम हर चीज़ में दखलंदाजी देता है सरकार, ठीक है। तो लचीलापन भी है। पारंपरिक नौकरशाही में लचीलापन, कठोर नियम होते थे, विनियम होता था जिसमें लचीलापन देखने को नहीं मिलता था। पर अधिक लचीलापन कहाँ देखने को मिलता है, नवलोक प्रबंधन में देखने को मिलता है। पारंपरिक नौकरशाही का उत्तरदायित्व क्या था, प्रशासनिक क्रियाओं का पालन करना, जो भी प्रशासन ने प्रक्रिया बनाई है, प्रोसेस बनाया है, उसको पालन कराया जाए। पर नवलोक प्रशासन का कार्य क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या होता है कि सेवा की गुणवत्ता बनाए रखे और प्रभावशीलता भी हो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो होती है हमेशा प्रभावशीलता दिखाती है, ठीक है। तो नव जो प्रबंधन है
जो हमारा नवलोक प्रबंधन है वो उसका महत्व जान लेते हैं और उसका लाभ जान लेते हैं। तो उसका महत्व है कि सरकारी सेवाओं में दक्षता इफिशिएंसी लाता है, यानी नौकरशाही की जटिलताओं को कम करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करता है, क्योंकि नौकरशाही में बहुत ज़्यादा कठोरता थी, जटिलता थी, पर नवलोक प्रशासन में बहुत ज़्यादा क्या है, प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है। इसकी लागत में भी कमी है, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन भी है। निजी कंपनी की प्रतिस्पर्धा के कारण सेवाओं की लागत भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर कंपटीशन बना रहता है, कंपटीशन जब बना रहेगा तो जिसमें सस्ता होगा जनता तो वहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि कस्टमर के तौर पे देखते हैं लोगों को, ठीक है। तो उत्तरदायित्व प्रशासन, अकाउंटेबिलिटी भी होता है, ठीक है। सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता को मापा और मूल्यांकित किया जाता है, जैसे कि आरटीआई आपने सुना होगा, आरटीआई के तहत हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बेहतर सेवा वितरण, बेटर सर्विस डिलीवरी, नागरिक को ग्राहक मानकर उनकी संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है नव में, ठीक है। और पहले क्या है, नागरिक को नागरिक की तरह देखा जाता था, कठोरता से देखा जाता था। तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं नवलोक प्रबंधन की, और इसकी कुछ सीमाएं भी है, उसको भी जान लेते हैं। तो इसकी आलोचना ये है कि सामाजिक न्याय की उपेक्षा करता है, ये गरीबों और वंचित वर्गों को लाभ नहीं मिल पाता इससे, क्योंकि निजी कंपनियां लाभ कमाने पर अधिक ध्यान दी जाती है, क्योंकि इसमें प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, ठीक है, निजीकरण की बात होती है। तो जहाँ निजीकरण होगा वहाँ कंपनी की बात होगी, पूंजीपति की बात होगी। तो जहाँ पूंजीपति आते हैं वहाँ वो पूंजीपति जो गरीब वर्ग है उसका शोषण करते हैं, तो ये वाली बात आ जाती है यहाँ, ठीक है। तो लोक सेवा का व्यवसायीकरण होता है। सार्वजनिक प्रशासन का उद्देश्य मुनाफा नहीं बल्कि नागरिक का कल्याण होना चाहिए, ठीक है। पर क्या है, लोक सेवा जो है वो व्यवसायीकरण पे ध्यान देती है, ठीक है। नवलोक प्रबंधन में जो भी कंपनी है वो अपने मुनाफा पे ज़्यादा ध्यान देती है, बल्कि कल्याण पे नहीं देती है, ठीक है। तो जवाबदेही में भी कमी मानी जाती है आलोचना में। निजीकरण से सरकारी एजेंसी अपने दायित्व से बच सकती है, ठीक है, क्योंकि कहती है ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तो संघर्ष और असमानता इससे फैलती है। सरकारी और निजी संगठनों के बीच तालमेल की कमी और प्रशासन असंतुलित हो सकता है इससे, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे आप नवलोक प्रबंधन के, कि प्रशासन में दक्षता लाता है ये, मतलब इफिशिएंसी लाता है, मैनेजमेंट में प्रतिस्पर्धा लाता है, कंपटीशन लाता है, और ग्राहक को केंद्रीकृत बनाता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण सुधार था। हालांकि इसमें सामाजिक न्याय और समावेशिता की अनदेखी की गई है नवलोक प्रबंधन में, इसलिए वर्तमान समय में प्रशासनिक सुधार में इसके साथ साथ सुशासन को जोड़ा गया है, यानी गुड गवर्नेंस को जोड़ा गया है, और लोक सेवा को भी जोड़ा गया है। ये सारे दृष्टिकोण को अपना रहा है आज में लोक प्रबंधन, जो नवलोक प्रबंधन है, जिससे प्रशासन में दक्षता आ रही है, पारदर्शी आ रही है, और नागरिक केंद्रित बन रहा है ये, ठीक है। आई होप आपका जो फर्स्ट टॉपिक था नवलोक प्रबंधन वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। चलते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे। हमारा सेकंड टॉपिक है कि नवलोक सेवा। अभी हम नवलोक प्रबंधन पढ़ रहे थे, अब हम नवलोक सेवा पढ़ रहे हैं, न्यू पब्लिक सर्विस पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यू पब्लिक सर्विस क्या है, इसका परिचय से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो नवलोक सेवा, जिसे न्यू पब्लिक सर्विस कहते हैं, ये 1990 के दशक में विकसित हुआ था। कब आया था? 1990 में आया था। जो नवलोक प्रबंधन यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, उसके विपरीत एक मानवीय और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर केंद्रित था। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे ना इससे पहले नवलोक प्रबंधन, उसके अपोजिट में आया था ये, ठीक है। यह मॉडल नागरिक को ग्राहक के बजाय साझेदार बनाता था। ग्राहक को ग्राहक मतलब जो नागरिक अभी हम देख रहे थे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में कि ग्राहक नागरिक को ग्राहक की तरह देखा जा रहा था, पर इसमें कहा जाता है इसके विपरीत इसको साझेदार की तरह देखा जाए, और प्रशासन को लोक कल्याण एवं जनहित की ओर केंद्रित करता था ये, ठीक है। नव पब्लिक सर्विस, ठीक है, न्यू पब्लिक सर्विस। तो इसका मुख्य विचारधारा जेनेट हैनहॉट ने दी है, ठीक है, और रॉबर्ट हैनआउट ने, ठीक है। तो इन दोनों ने जो न्यू पब्लिक सर्विस है उसकी विचारधारा दी है, ठीक है, इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिन्होंने यह तर्क दिया है कि सार्वजनिक प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि जनता की सेवा करना है। तो ये दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, रॉबर्ट हैंटर और जेनेट हैंटर, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं हम न्यू पब्लिक जो सर्विस है यानी नव जन सेवा जो है उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो पहली विशेषता है कि नागरिक को शासन का भागीदारी मनाना, ठीक है। ये क्या करता है, नागरिक को शासन का भागीदारी बताता है, ग्राहक की बजाय ये कहता है कि नागरिक कौन है, भागीदारी है हमारे प्रशासन के। प्रशासन का कार्य केवल सेवाओं को नियंत्रित करना नहीं है बल्कि नागरिकों के साथ मिलकर कार्य करना है, ठीक है, इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि लोक सेवा को व्यवसाय नहीं दायित्व मानना, मतलब लोक सेवा को पब्लिक जो आपकी जो सर्विस है उसको एक बिजनेस के तौर पे नहीं देखना है कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, हमें ये दायित्व के तौर पे देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो पब्लिक है, हम जो पब्लिक है उसको क्या है, एक सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकारी नीतियों का उद्देश्य केवल दक्षता नहीं है, इफिशिएंसी लाना नहीं है काम में, बल्कि सामाजिक न्याय, समाज में न्याय लाना है, समावेशिता भी होना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि मेल मिलाप होना चाहिए जो जनता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, ठीक है। तीसरी विशेषता है कि सार्वजनिक मूल्य पर ध्यान देने की बात करता है, फोकस ऑन पब्लिक वैल्यूज। प्रशासनिक निर्णय में नैतिकता हो, जो भी प्रशासनिक निर्णय ऑर्गेनाइजेशन ले रहा हो, वो जो कंपनी ले रहा हो, मैनेजमेंट ले रहा हो, उसमें नैतिकता हो, मॉरलिटी हो, लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित हो,
कानून, नियम और नागरिक के अधिकार इसमें आधारित होने चाहिए, ठीक है। चौथा क्या है, इसकी विशेषता सहयोग और भागीदारी को बढ़ाता है, कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन को। सरकारी नीतियाँ जनता और सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों में सहयोग बनाना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक सेवा की नैतिकता पांचवी इसकी विशेषता है, ठीक है। तो इथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स, यानी सरकारी अधिकारी जनता के प्रति क्या होना चाहिए, नैतिक होने चाहिए, मॉरलिटी उसमें होनी चाहिए और उत्तरदायी भी होना चाहिए उसके प्रति, ठीक है। छठी विशेषता है कि समावेशिता और न्याय होना चाहिए, ठीक है। नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना हो, विशेष रूप से जो वंचित और पिछड़े वर्ग है, ठीक है, उनके लाभ पहुंचाने पे ध्यान दिया जाए। इसलिए जनता को हमेशा बोला गया है जनता के साथ समावेशिता में, मतलब मिलजुला के काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और जनता को, ठीक है। प्रशासन का कार्य केवल नीति बनाना नहीं है, बल्कि नागरिक को निर्णय निर्माण में शामिल करना भी है। मीन्स एक बैंक है, ठीक है, वो ये ना सोचे कि उसके कर्मचारी कि मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, तो मैं अपने व्यवसाय की तरफ एफिशिएंसी लाने के लिए बस काम कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचना चाहिए मैं एक सरकारी पद, अगर सरकारी बैंक में, तो मुझे ऐसे काम करना चाहिए कि जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके भलाई के लिए, मतलब उसके बारे में सोच के काम करना चाहिए, बल्कि अपने बारे में सोच के नहीं काम करना चाहिए। यही कहने का मतलब है इसका, ठीक है। तो नव लोक सेवा जो है बनाम नवलोक प्रबंधन में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, अंतर क्या है, ठीक है, नवलोक सेवा और नवलोक प्रबंधन में। तो नवलोक प्रबंधन जो है उसका केंद्र बिंदु क्या है, नवलोक प्रबंधन का केंद्र बिंदु है कि बाजार आधारित कंपटीशन पे फोकस करता है, पर नवलोक सेवा लोकतांत्रिक भागीदारी पे फोकस करता है। नवलोक प्रबंधन जो है वो नागरिक की भूमिका इसमें क्या है, तो ग्राहक की तरह नागरिक को देखता है नवलोक प्रबंधन, पर वही नवलोक सेवा जो है वो नागरिक को सहभागी पार्टिसिपेंट की तरह देखता है। नवलोक प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य होता है कि लागत में कमी और दक्षता आए, वही नवलोक सेवा क्या, उसका क्या लक्ष्य होता है, उसका लक्ष्य होता है कि सार्वजनिक सेवा लोक कल्याण के लिए किया जाए, ठीक है। तो नवलोक प्रबंधन की नीति निर्माण कैसे होती है, प्रबंधन की दृष्टिकोण से होती है, मैनेजमेंट की दृष्टिकोण से। वही नवलोक सेवा का नीति निर्माण कैसे होता है, नागरिक की भागीदारी से होता है। नवलोक प्रबंधन का उत्तरदायित्व क्या होता है, परिणामों पर ध्यान दिया जाता है। वही नवलोक सेवा का उत्तरदायित्व क्या होता है, नैतिकता और लोकतांत्रिक पर ध्यान दिया जाता है इसमें। नवलोक प्रबंधन का सेवा वितरण कैसे किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन करके और ठेका प्रथा करके, ठीक है। वही नवलोक सेवा का सेवा वितरण कैसे किया जाता है, सरकारी और सामुदायिक सहभागिता से, ठीक है, एक ग्रुप के तौर पे, कम्युनिटी के तौर पे, ठीक है। तो महत्व क्या है नवलोक सेवा का, ठीक है, न्यू पब्लिक पॉलिसी, न्यू पब्लिक सर्विस का, ठीक है। तो पहला है लोकतांत्रिक प्रशासन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ने नागरिक को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाना इसका काम है, जिसमें क्या है, पारदर्शिता होगी, यानी हर जो मैनेजमेंट है उसके काम को जनता जान पाए, ठीक है। सामाजिक न्याय हो, ठीक है, सोशल जस्टिस हो, गरीबों और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा की जाती है। तीसरा लाभ क्या है, महत्व क्या है कि नैतिक प्रशासन है, ये सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और जिम्मेदारी की बात करता है, इसको प्राथमिकता देता है। चौथी इसकी महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी लाभ क्या है कि जन भागीदारी की बात करता है, ठीक है, प्रशासनिक निर्णयों में नागरिक के सुझाव और जरूरतों के आधार पर लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, जो नव सेवा है सर्विस, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आलोचनाएं भी है इसकी, ठीक है। तो प्रभावशीलता में कमी की बात करता है, मतलब निजी क्षेत्र के सहयोग के अभाव में सेवा की गुणवत्ता और दक्षता प्रभावित हो सकती है, ऐसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा, वित्तीय बाधाएं आ सकती है, सरकार को अधिक संसाधन की आवश्यकता होती है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ सकता है इससे। और नीति धीमापन होता है, निर्णय निर्माण में अधिक भागीदारी होने से प्रशासनिक कार्य क्या हो सकता है, धीमा हो सकता है। सरकार जवाबदेही की जटिलता हो सकती है, बहुहितकारों की भागीदारी ने जवाबदेही तय करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो कह सकते हैं कि ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे कि नवलोक जो सेवा है, एनपीएस, वो एक जन केंद्रित प्रशासनिक मॉडल है जो लोकतंत्र पे ध्यान देता है, न्याय पे ध्यान देता है, इन सब की भागीदारी को प्राथमिकता देता है। यह मॉडल प्रशासन को सामाजिक कल्याण और नैतिकता के आधार पर संचालित करने की वकालत करता है, जिससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन अधिक नागरिक और केंद्रित होता है, ठीक है, पारदर्शिता होता है और समावेशिता भी होता है इसमें। हालांकि इसे प्रभावी बनाने के लिए इसे अन्य प्रशासनिक सुधार के साथ संतुलित रूप में लागू करने की आवश्यकता है, ठीक है, एनपीएस को। आई होप आपको जो फर्स्ट चैप्टर जो था आपका यूनिट नंबर 3 का होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, ठीक है। हमारी यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर थे, ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं सेकंड चैप्टर पे, जिसका है प्रशासन के विविध दृष्टिकोण, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रशासन की विविध दृष्टिकोण क्या है। समकालीन प्रशासनिक सिद्धांत में, यानी गवर्नमेंट्स में कई नए दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। जो पारंपरिक नौकरशाही मॉडल जो था, यानी जो ट्रेडिशनल जो ब्यूरोक्रेट्स जो मॉडल था, ब्यूरोक्रेसी मॉडल, उससे आगे बढ़कर अब क्या है कि
इन सबको मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने की बात करता है, इसमें समावेशिता की बात करता है, इसमें नागरिक केंद्रित बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसमें सुशासन को जोड़ा जाता है, सहयोगात्मक शासन को जोड़ा जाता है, और नेटवर्क शासन को जोड़ा जाता है, और डिजिटल शासन को जोड़ा जाता है, जिससे जो प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा इफिशियंसी बन आती है, उसमें उसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आती है और बहुत ज़्यादा सुलभ हो जाता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सुशासन क्या होता है, गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो सुशासन आप लोगों ने सुना होगा, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस एक ऐसी शासन प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें जो पारदर्शिता होती है, यानी सरकार जो है वो अपने कामों में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगी, अपने कंपनी में पारदर्शिता लाएगी और जवाबदेही भी होगी जनता के प्रति। जनता के प्रति दक्षता होगी, एफिशिएंसी होगी, कानून का शासन होगा और नागरिक की इसमें सहभागिता होगी। इस आधार पर जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर चलता है तो उसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, स्वशासन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा भारत का, हम कहते हैं ना, मोदी सरकार कहते हैं गुड गवर्नेंस। तो यह एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा है जो समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याण को ध्यान में रखता है और सरकारी निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाता है, न्याय संगत बनाता है और समावेशिता भी इसमें लाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और विश्व बैंक, इन दोनों ने भी सुशासन को प्रशासनिक सुधार के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया है। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र है, जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएनओ है जो, और जो विश्व बैंक है, इन्होंने भी इस चीज़ को अपना रखा है कि हम भी क्या है, हम भी गुड गवर्नेंस को अपनाएंगे। यानी हमारे भी जो विश्व बैंक है और जो हमारा भी जो यूएन है, इसमें पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी, दक्षता होगी, कानून का शासन चलेगा इसमें और नागरिक की सहभागिता भी होगी। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों संस्था को भी गुड गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है, सुशासन के मुख्य तत्व क्या होते हैं? तो सुशासन का मुख्य तत्व होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, उसने संयुक्त जो सुशासन है उसके 8 प्रमुख तत्व बताए हैं उनके अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अनुसार जो सुशासन है उसके कुछ 8 तत्व बताए गए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला तत्व क्या बताया गया है? पहला एलिमेंट है कि विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। सुशासन तभी कहा जाएगा जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी देश में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में विधि का शासन होगा, यानी कानून का शासन होगा। रूल किसका होगा? लॉ का होगा। तो कानून का सभी पर समान रूप से लागू होना और न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। ठीक है, जिस भी देश में, ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, अगर न्याय प्रणाली अच्छी होगी और सभी को समान कानून अधिकार प्राप्त होगा तो वहाँ पे क्या होगा? सुशासन होगा। ठीक है, पारदर्शिता इसका दूसरा तत्व है, ट्रांसपेरेंसी। प्रशासनिक निर्णय और सरकारी नीतियों की जानकारी सभी नागरिक के लिए उपलब्ध हो। जैसे कि अभी भारत सरकार ने आरटीआई लॉन्च किया है, तो आप देख सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है तो आप आरटीआई कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, हर चीज़ में आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई भी भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन ले लो। ठीक है, तो उन सब में अगर आपको उन सब की रिपोर्ट चाहिए कि वो कैसे काम कर रही है, कैसे, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको पता लग जाता है कि, तो इससे हमें क्या होता है, सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता बनी रहती है, ट्रांसपेरेंसी। आप डी सोल की वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी एक आरटीआई का ऑप्शन आता है, हर चीज़ पे एक आरटीआई का ऑप्शन आता है, जो आरटीआई क्या करता है, आप उस पर क्लेम कर सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और आपके बीच कितनी ट्रांसपेरेंसी बनी है। ठीक है, तीसरा इसका तत्व क्या है? जवाबदेही होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है। सरकार और अधिकारी को जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। जनता के जितने भी सवाल है, जितने भी जो भी चीज़ है, उसके प्रति उसको संतुष्ट करना, उसके जवाब देके, ये सुशासन का कार्य होता है। ठीक है, चौथा तत्व क्या होता है सुशासन का? कि नागरिक की सहभागिता होनी चाहिए। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिस भी देश में नागरिक और सरकार मिलकर काम करती है, सहभागिता होती है नागरिक की, तो वो शासन क्या कहलाता है? सुशासन कहलाता है, गुड गवर्नेंस कहलाता है। पांचवी क्या है सुशासन का तत्व? समूह सम्मत निर्णय। ठीक है, यानी विभिन्न समुदाय और हितकारों के विचार को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण किया जाए। मीन्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, या अगर आपके देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रकार, अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आपका कानून हो। ठीक है, जिससे किसी को भी ठेस ना पहुंचे, तो इसको कहते हैं सर्वसम्मत निर्णय। ठीक है, तो अगर जहाँ ये लागू है तो वो क्या है? गुड गवर्नेंस है, जैसे कि भारत भी। ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखना हो तो ऐसे ही देख सकते हो। समानता और समावेशिता इसका छठा एलिमेंट है, छठा तत्व है। ठीक है, समाज के सभी वर्गों को, विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग है और जो हाशिया वर्ग है, उस पर रहने वाले समूह को शासन में समान अवसर देना, यानी सभी को समान अवसर देना, चाहे वो पिछड़े वर्ग भी हो। ठीक है, तो इसकी छठी एलिमेंट है, छठी तत्व है। सातवां इसका प्रमुख तत्व है गुड गवर्नेंस का, कि प्रभावशीलता और दक्षता होनी चाहिए। इसमें संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके प्रशासनिक निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो प्रभावशीलता होनी चाहिए और एफिशिएंसी होनी चाहिए। उत्तरदायित्व प्रशासन इसका आठवां और लास्ट इसका तत्व है, यानी नागरिक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार तेजी से निर्णय लिया जाए जिससे नागरिक संतुष्ट हो। ठीक है, हमने जान लिया सुशासन के तत्व। अब हम जानते हैं सुशासन वर्सेस परंपरागत शासन। जो पहले के शासन होते थे, पहले का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और जो गुड गवर्नेंस है उसमें क्या डिफरेंस है उसको जानते हैं। ठीक है,
तो परंपरागत जो शासन था यानी जो ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी, जो डिसीजन लिए जाते थे, वो केंद्रीकृत होता था और नौकरशाही आधारित होता था, ब्यूरोक्रेसी आधारित होता था, और केंद्र जो होता था, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी देश का, उसके आधार पर शासन चलता था। पर सुशासन में नागरिक केंद्रित होता है। सुशासन यानी डेमोक्रेसी होती है, लाइक चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो सहभागिता होगी, पूरी कंपनी उसमें अपना सहभागिता दिखाएगी, या कोई देश है तो उसमें जनता अ, जो है वो सरकार को चुनेगी, तो नागरिक की सहभागिता होगी, ठीक है। परंपरागत शासन जो ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें सूचना की उपलब्धता कैसी होती थी, गोपनीय होती थी और सीमित होती थी, किसके, केंद्र सरकार के तहत, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का केंद्र है उसके तहत, और नौकरशाही के ब्यूरोक्रेसी के तहत। पर सुशासन में पारदर्शिता होती है और सार्वजनिक होती है। आप आरटीआई फाइल करके किसी भी प्रशासन का, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का आप जो फाइल क्लेम कर के उसकी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो वही परंपरागत शासन में, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा सीमित होता था। वही सुशासन में व्यापक होता है, नागरिक के प्रति जवाबदेही होना ही पड़ता है सरकार को या ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो परंपरागत शासन में नागरिक की भूमिका बहुत ज्यादा कम होती थी, निष्क्रिय प्रजा होती थी। वही आज हम देखते हैं सुशासन में, जैसे कि भारत में भी सक्रिय भागीदारी होती है, ठीक है, जनता की। परंपरागत शासन में कानून का शासन बहुत कभी कभी अनदेखा भी कर दिया जाता था, पर आज के टाइम पे क्या कर सकते हैं, नहीं, जनता क्या करेगी, हटा ही देगी, ठीक है, पद से उनको। तो पारदर्शिता होती है क्योंकि, ठीक है। तो सुशासन के लाभ क्या है, भ्रष्टाचार में कमी लाता है सुशासन, क्योंकि पारदर्शिता और जवाबदेही होता है ये, ठीक है, इससे ईमानदारी बढ़ती है। दूसरा, इसका लाभ कि आर्थिक विकास करता है, सुशासन में निवेश का माहौल सुधारता है और आर्थिक स्थिरता लाता है। अगर आपको कहीं निवेश भी करना है तो उसमें भी क्या होता है, आपके पास जवाबदेही होता है, ठीक है, एफिशिएंसी होती है, सामाजिक समरसता होती है, सभी वर्गों को इसमें समान अवसर दिया जाता है, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण होता है क्योंकि जनता की भागीदारी होती है, जहाँ जनता की भागीदारी वहाँ लोकतंत्र, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं होती है, सेवा की गुणवत्ता बढ़ती है और संसाधन का बेहतर उपयोग हो पाता है, ठीक है। तो सुशासन की कुछ चुनौती भी है, क्या है चुनौती, कि भ्रष्टाचार और लाल फित्ताशाही यानी प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता की कमी में सुशासन कमजोर हो सकता है, ठीक है। अगर पारदर्शिता अच्छी ना हो तो सुशासन अच्छा नहीं होगा, ये उसका क्या है, भ्रष्टाचार अगर होगा सुशासन में तो सुशासन अच्छा नहीं होगा, ये उसकी पहली चुनौती है। दूसरा चुनौती है उसकी राजनीतिक हस्तक्षेप। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, नीति निर्माण में स्वार्थ देखा जाए, तो स्वार्थ देखा जाए किसी का, तो फिर क्या होगा, वो राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, यानी कोई सरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अपना हक जमाएगी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है या कोई भी ऐसी भारत की संस्था है, उसमें अपना हक जमाए, जैसे कि सीबीआई कहते हैं ना, बहुत से लोग की केंद्र सरकार उसको कंट्रोल करती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पारदर्शिता में कमी आती है, सुशासन में कमी आती है, सुशासन की चुनौती है, ठीक है। तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी की सीमाएं, डिजिटल शासन के अभाव में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बाधित हो सकती है, ठीक है। चौथा है नागरिक की जागरूकता की कमी। यदि लोग अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को जानेंगे नहीं तो शासन प्रभावी कैसे होगा, जब उनको उनके अधिकार के बारे में पता होगा, ये सब पता होगा कि हमें आरटीआई फाइल कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारी भागीदारी जरूरी है, तभी सुशासन अच्छे से चल सकता है, क्योंकि जनता की भागीदारी सबसे मेन चीज़ है इसमें। नीति का कमजोर कार्यान्वयन, अगर अच्छी नीति नहीं अपनाई गई और अच्छी नीति से कार्य ना हो, ठीक है, तो सुशासन क्या होगा, इसकी चुनौतियाँ हो जाएगी। तो भारत में सुशासन के प्रयास कहाँ कहाँ अपनाए गए हैं उसको भी हम जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है, जैसे कि ई गवर्नेंस लाया है। ई गवर्नेंस के तहत क्या है, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्धता कराई गई है। जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं या सरकारी सेवाएं होती हैं, उनको सरकार ने अपनी वेबसाइट, अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर डाल रखा है, जिससे एक क्या है, लोगों को आसानी से घर बैठे ही अपना काम कर सकते हैं लोग, ठीक है, अपनी सेवाएं को अपना ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई 2005 के तहत नागरिक को सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी भी भारत सरकार की संस्था के बारे में अगर आपको जानना है कि इसमें काम कैसे हो रहा है, इनकी सैलरी कितनी हो रही है, कितने घंटे, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं उनके प्रति, ठीक है। ये भारत सरकार के प्रयास है। तीसरा क्या है, नागरिक सेवा में सुधार करना, ठीक है। प्रशासन को अधिक उत्तरदायित्व और पारदर्शित बनाने के लिए नागरिक सेवा जो सिविल सर्विस रिफॉर्म से करना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करना, ठीक है, सब्सिडी और सरकारी लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना। आपको पता है एक सब्सिडी दी जाती है, अब सिलेंडर में भी, जो भी सिलेंडर भी लेते हैं, जो कि उज्ज्वल योजना के तहत, उनको भी मिलता है सब्सिडी। तो बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसके तहत सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है या कोई लाभ देती है, ठीक है, उनके बैंक खाते में डायरेक्ट। तो ये भी क्या है, ये सुशासन का एक नया मोड़ है, ठीक है। इसको ही हम सुशासन कहते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कानून, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत 2013 के तहत भ्रष्टाचार है उसको कम करने के लिए एंटी करप्शन लॉज बनाए गए हैं। तो ये भी क्या है, सुशासन का एक पार्ट है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, सुशासन क्या है, सुशासन एक प्रभावी, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित प्रशासन का आधार है। ये प्रशासन में क्या करता है, उत्तरदायित्व लाता है, प्रभावशीलता लाता है और जन भागीदारी को बढ़ावा देता है। हालांकि इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना जरूरी है, इसमें नागरिक की भागीदारी जरूरी है और डिजिटल नवाचार को अपनाने की जरूरी भी है, पूरे हर जगह जहाँ भी आपको
अपनी सुशासन को लागू करना है। जब सरकार को नागरिक मिलकर काम करते हैं दोनों, तो सुशासन न केवल लोकतंत्र को मजबूत करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी क्या करता है, इसका आधार बनाता है। आई होप आपको सुशासन अच्छी तरह से समझ आया हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सहयोगात्मक शासन। अभी हमने सुशासन जान लिया क्या होता है, अब हम जानेंगे कोलैबोरेटिव गवर्नेंस क्या होता है। ठीक है, तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो सहयोगात्मक शासन क्या होता है? सहयोगात्मक शासन एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है, ठीक है, जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र यानी नागरिक समाज और अन्य हितकारक नीति निर्माण को कार्यान्वयन में मिलाकर कार्य करते हैं। यह मॉडल पारंपरिक शासन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें सहयोग होता है। ठीक है, इसमें संवाद होता है, इसमें सामूहिक निर्णय निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ये अवधारणा मुख्य रूप से पब्लिक पॉलिसी और प्रशासन के क्षेत्र में विकसित हुई थी। ठीक है, इसे ब्रायसन है, इन्होंने, और बाबरा कैरसन बाइसन, इन दोनों ने क्या करा था, और क्रिस एंसल, इन्होंने, इन विद्वानों ने इसे विस्तार से बताया था सहयोगात्मक शासन को। ठीक है, सहयोगात्मक शासन होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? ठीक है, सहयोगात्मक शासन बहुहितकारकों की भागीदारी होती है इसमें, यानी मल्टी स्टेक होल्डर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं और निजी कंपनियां हैं और गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ है, वो नागरिक समाज के साथ कार्य करते हैं। मतलब अभी तक कोई कार्य कोई प्रबंधन ही करता था, या तो वो सरकारी होता था या तो प्राइवेट होता था। पर सहयोगात्मक में क्या होता है, सरकारी, निजी और एनजीओ ये तीनों मिलकर एक साथ जनता के लिए कार्य करते हैं। बहुत से ऐसे आपने बैंक देखा होगा, बहुत से आपने ऐसे संगठन देखे होंगे जो सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होती है और एनजीओ भी चलाते हैं। तीनों एक ही काम को करते हैं, तो ये सहयोगात्मक होता है। ठीक है, दूसरा संवाद और सहमति। ठीक है, नीति को बनाने और लागू करने के लिए विचार विमर्श और आम सहमति जोर दिया जाता है, जिसमें प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी और एनजीओ तीनों से सहमति ली जाती है। ठीक है, तीसरा इसकी विशेषता क्या है, महत्व क्या है, समस्या समाधान पर केंद्रित रहता है। ये प्रशासनिक समस्याओं को हल करने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, सभी के दृष्टिकोण को एनालाइज करता है, जानता है, फिर अपनाता है उस चीज को अपने मैनेजमेंट में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, प्रशासन में। चौथा क्या है इसका महत्व, कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व होता है। शासन में खुलापन होता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया नागरिक के प्रति बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व होती है। हर चीज में ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, जो कि अच्छी चीज होती है। ठीक है, पांचवी विशेषता क्या होती है इसकी, संसाधन और विशेषज्ञता का साझाकरण होता है, यानी विभिन्न संगठन और व्यक्ति के ज्ञान और अनुभव और संसाधन का साझा उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, तो कंपनी, सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर एक साथ काम करती है। ठीक है, दीर्घकालिक सहयोग होता है, यह एक अस्थायी पहल नहीं होती है, बल्कि दीर्घकालिक भागीदारी को बढ़ावा देता है, लंबे समय तक एक कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है, जिसमें सरकार, एनजीओ और प्राइवेट कंपनी मिलकर एक साथ काम करती है। बहुत सारी ऐसे बैंक, ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि मिलके काम करती है। ठीक है, आधा 50% प्राइवेट होती है, 50% सरकारी होती है। ऐसे बहुत सारी अपनी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी। ठीक है, तो सहयोगात्मक शासन की आवश्यकता क्यों है हमें? ठीक है, इसको जानते हैं, क्यों हम किसी का सहयोग लेता है सरकार, ठीक है, प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी सरकार का, दोनों का क्योंकि इसमें फायदा होता है। ठीक है, जानते हैं एक एक करके। परंपरागत शासन की सीमाएं होती थी। ठीक है, केवल सरकारी प्रयासों से सभी समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए सरकार क्या करती है, प्राइवेट को भी अपने अंदर मिलाती है, उसका भी सहयोग लेती है। जैसे कि बहुत सारी ऐसे रोड है, जब सरकार रोड बनाती है तो क्या करती है, प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, जैसे अडानी को देती है अभी। ठीक है, अडानी को दे रही है रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो रोड बनाती है। अब रोड बनाती है वो, तो अडानी को कुछ सालों के लिए जब रोड बनाती है तो उस पर टैक्स फ्री कर देता है, कि अडानी की जितनी भी ट्रक जाती है ना माल, क्योंकि अडानी की तो बहुत सारी कंपनी है, एक तो है नहीं, स्टील की बहुत हजारों कंपनी है, उनके अलग अलग सेक्टर बटे हुए हैं। ठीक है, तो उनको टोल फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि सरकार अकेले एक कार्य नहीं कर सकती, उसको सहयोग की जरूरत है, क्योंकि हर राजा के टाइम पे भी जो व्यापारी लोग होते थे वो सपोर्ट करते थे राजा को, क्योंकि देश को चलाने के लिए, किसी भी चलाने को हमें सहयोग चाहिए। हम सिर्फ एक सरकारी चीज से या एक प्राइवेट चीज से हम देश नहीं चला सकते, सरकार और दोनों का ही सहयोग होना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनी होती है, जैसे कि एजेंसी होती है, तो सरकार उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, जटिल और बहुआयामी समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए साझेदारी आवश्यक है। ये साझेदारी सरकार को भी करनी होती है और प्राइवेट कंपनी उनको भी करनी होती है। ठीक है, मिलके। संसाधन की कमी, सरकार के पास सीमित वित्त होते हैं, सीमित पैसे होते हैं, मानव संसाधन भी कम होते हैं, जिससे वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता। अब सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो रोड बनाए। ठीक है, तो वो उसने प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि तुम रोड बना दो, मैं तुम्हारे लिए, अडानी कंपनी बना रही है रोड। ठीक है, तो अडानी के लिए फ्री कर दिया टोल, कि आप इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इतने साल तक आपकी जितनी भी गाड़ी जाएगी उसका टोल फ्री होगा। ठीक है, तो रोड भी बन गई, जनता का भला भी हो गया, और एक कंपनी के लिए फ्री कर दिया टोल, तो फ्री करने से टोल क्या हुआ, सरकार को इतना फायदा हो गया कि रोड बन गई। तो ऐसे सहयोग किया जाता है। ठीक है, तकनीकी सूचना और साझाकरण होता है, निजी क्षेत्र और नागरिक संगठनों के पास नई तकनीक और नवाचार का बेहतर ज्ञान होता है। जन भागीदारी को बढ़ावा देता है, नागरिक को नीति निर्माण और प्रशासन में शामिल करने से शासन अधिक लोकतांत्रिक बनता है। ठीक है, क्योंकि जनता की भागीदारी होती है प्रशासन में। ठीक है,
तो अब हम जानते हैं सहयोगात्मक शासन के उदाहरण ऐसे कौन-कौन से हमारे भारत में देखने को मिलता है, जहाँ हमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ तीनों साथ में मिलती हुई काम करती हुई दिखती है। तो स्वच्छ भारत मिशन क्या है? एक मिशन है जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अब स्वच्छ भारत मिशन सरकार द्वारा ज़रूर लॉन्च किया है, पर स्वच्छ भारत सबको करने को कहता है, जनता को भी कहते हैं कि साफ-सफाई रखो, ठीक है? तो जनता और सरकार दोनों की भागीदारी यहाँ देखने को मिल रही है ना, इसी को कहते हैं सहयोगात्मक शासन, जहाँ दोनों मिलके काम करते हैं, यानी सरकारी, निजी कंपनियाँ और नागरिक, ये तीनों स्वच्छता का ध्यान रखती है। सरकार भी सफाई करेगी, अपनी गाड़ियाँ भेजेगी, टाइम-टाइम पे नाले साफ कराएगी, कूड़ा उठवाएगी, ये सब कार्य सरकार भी करेगी स्वच्छ भारत मिशन में। साथ ही साथ निजी कंपनियाँ हैं, वो भी गंदगी ना फैलाएँ, इस पे भी ध्यान दिया जाए और नागरिक जो है वो भी सड़क पे कूड़ा ना फेंके। तो तीनों मिल के काम कर रहे हैं इस मिशन पे। इसी को कहते हैं संयुगात्मक कोलैबोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एक आधारभूत संरचना है जिसमें परिवहन और स्वास्थ्य सेवा में सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी मिलके देखने को हमें मिलती है, ठीक है? जहाँ पे स्वास्थ्य सेवा जो होती है और जहाँ जैसे कि बहुत सारे अस्पताल होते हैं और बहुत सारी ऐसी निजी जो परिवहन है उसमें भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जिसकी बनाती है गाड़ी, मेट्रो, ट्रेन, ठीक है, वो बना देती है। जैसे कि अडानी, आपको पता है जैसे कि टाटा कंपनी की प्लेन चलती है, ठीक है? तो जिनकी प्लेन प्लेन चलती है परिवहन, जो बहुत सारी कंपनी गाड़ियाँ बनाती है जो कंपनी, वो कंपनी सरकार का ही तो सहयोग करती है, क्योंकि सरकार अपने जनता अपने जो उनको सेवा ही नहीं दे सकती है वो सब, क्योंकि सरकार के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए सरकार और कंपनी साथ में मिलकर काम करती है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है? तीसरा एग्जाम्पल देखने को मिलता है महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण कार्य जो बनाया गया है, जिसमें कहा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना, इसमें भी सरकार ने ये योजना बनाई, ठीक है? पर इस विभिन्न संगठनों और सरकारी एजेंसियों का सहयोग इसमें लिया गया। बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो इस चीज़ को बढ़ावा देती है और इस चीज़ पे फोकस करती है, गर्ल एजुकेशन पे, इनके सशक्तिकरण पे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, इसमें एनजीओ भी काम करती है। बहुत सारी एनजीओ आपने देखा होगा जो गर्ल एजुकेशन पे ध्यान देती है, ठीक है? महिला सशक्तिकरण में सरकार ने ये योजना बनाई, सरकार तो ध्यान देती है, ज़्यादा आरक्षण देती है और बहुत सी ऐसी चीज़ करती है जिसमें गर्ल को क्या हो, बहुत ज़्यादा आरक्षण मिले, बहुत ज़्यादा इसमें इनको बढ़ावा मिले, ठीक है? इनका सशक्तिकरण हो। वहीं प्राइवेट कंपनियाँ भी बहुत सारी ऐसी होती है जो गर्ल एजुकेशन, जो सशक्तिकरण है उसमें फोकस करती है, ठीक है? तीनों मिलकर काम करती है। चौथा एग्जाम्पल दूँ तो पर्यावरण संरक्षण अभियान, जो सरकार द्वारा, एनजीओ द्वारा, इन सबके द्वारा मिलकर किया जाता है। बहुत सारी ऐसी एनजीओ होगी, आपने देखा होगा रोड पे हमेशा चलती हैं पोस्टर वगैरह लेके, तो एनजीओ भी सपोर्ट करती है पर्यावरण संरक्षण अभियान को, और सरकार ने तो इस योजना को लाया है। ये सरकार तो फंड भी निकालती है अपने जो बजट होता है उन सब में। और वैसे बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनी भी है जो एड चलाती है, जो अपने प्रोडक्ट को बेचती है, तो इन सब में भी सहयोग देती है। पर्यावरण संरक्षण का भी एक मतलब कोई कोट कर देती है लाइन वगैरह, तो यही कहलाता है सहयोगात्मक शासन, ठीक है? पांचवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आप सबने सुना होगा, जो कि तकनीकी कंपनियां और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से डिजिटल सेवा का विस्तार किया जा रहा है। जैसे कि जियो है, ठीक है? जियो है तो जियो नेटवर्क, देखिए पहले भारत में इतना इंटरनेट नहीं था, ठीक है? सरकार इतना दे भी नहीं सकती थी, तो सरकार ने सहयोग करा, किसके साथ? सरकार ने सहयोगात्मक शासन करा, किसके साथ? प्राइवेट कंपनी के साथ, अंबानी के साथ, ठीक है? अंबानी के साथ इन्होंने एक सहयोगात्मक शासन किया, और अंबानी ने क्या करा, पूरे इंडिया में अपने टावर्स बिठाए, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है, सही जो कंपनी अंबानी की कंपनी जो है टावर वाली, और जो सरकार है वो मिलकर काम कर रही है जनता के लिए, ठीक है? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? इसी को कहते हैं सहयोगात्मक शासन। तो सहयोगात्मक शासन और पारंपरिक शासन में अंतर क्या है? तो पारंपरिक शासन जो है उसका निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल सरकारी अधिकारी तक ही होता था, पर सहयोगात्मक शासन में कुछ निजी कंपनी और एनजीओ और संगठन भी होते हैं जो शासन में निर्णय ले सकती है, ठीक है? तो पारंपरिक शासन में समस्याएं ये होती थी, समस्या का समाधान सरकार ही करती थी, पर अब हम सहयोगात्मक शासन में देखते हैं कि अगर कोई समस्या है तो समूह मिलके, सरकार, एनजीओ या कोई कंपनी मिलके इसका निर्णय निकालती है, ठीक है, कि इसका समाधान कैसे किया जाए। पारंपरिक शासन में उत्तरदायित्व कौन होता था? सिर्फ नौकरशाही होती थी, ब्यूरोक्रेसी होती थी हर चीज़ का उत्तरदायित्व। पर सहयोगात्मक शासन में बहुहितकार उत्तरदायित्व होते हैं, कंपनी भी उत्तरदायित्व होती है हर चीज़ की, एनजीओ भी होती है, जनता भी होती है और सरकार भी होती है, ठीक है? पारंपरिक शासन लचीलेपन की इसमें मात्रा बहुत ज़्यादा कठोर होती थी, क्योंकि सिर्फ केंद्रीकृत होती थी, और सहयोगात्मक शासन बहुत ज़्यादा लचीला होता है, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी होती है, इसमें सरकार भी होते हैं और इसमें निजी कंपनियां भी होती है, ठीक है? तो पारंपरिक शासन की संसाधन उपयोग केवल सरकारी संसाधनों पर ही होता था, पर सहयोगात्मक शासन में ये प्राइवेट कंपनी और एनजीओ मिल के साथ में कार्य करती है, तो सबका मिल बांट के काम होता है, ठीक है? तो सहयोगात्मक शासन के अब लाभ जानते हैं। तो नीति की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है, ये सामूहिक निर्णय होता है तो योजनाएं बेहतर होती है, तो नीति क्या होती है? बहुत ज्यादा प्रभावशीलता होती है, ठीक है? क्योंकि सबका मेल मिलाप होता है इसमें। सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार होती है, क्यों? क्योंकि सबकी साझेदारी होती है, जहाँ सब मिलकर काम करेंगे तो वहाँ सार्वजनिक सेवा अच्छी होगी। नवाचार भी बढ़ावा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें संगठन की सबकी भागीदारी होती है, लोकतांत्रिक सहभागिता होती है, क्योंकि जनता भी भागीदारी देती है इसमें, ठीक है? वित्तीय संसाधन कुशल से उपयोग होते हैं, ठीक है? क्योंकि सरकार पे बजट का बोझ नहीं होता है, क्योंकि ये काम प्राइवेट सेक्टर मिलकर करती है सरकार के साथ, ठीक है? इसकी कुछ चुनौतियां भी होती है, क्या होती है?
हितधारकों के बीच मतभेद हो सकता है कभी कभी, विभिन्न संगठन की प्राथमिकता अलग अलग हो सकती है, ठीक है, जिससे तालमेल बैठना मुश्किल हो सकता है। जब मान लो एक संगठन बना जिसमें अलग अलग लोग आए, ठीक है, अलग अलग संगठन अलग अलग कंपनी आई सरकार के साथ, पर एक कंपनी की अलग है, एक कंपनी के लिए कभी कभी इन दोनों में मतभेद हो जाए तो फिर ये संगठन टूट सकता है। तो इसकी कुछ चुनौती भी होती है, ठीक है, ये इसकी चुनौती होती है। नीति निर्माण में जटिलता, अनेक हितधारकों की अगर अलग अलग निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी तो ये बाधा भी हो सकती है इसमें, ठीक है। उत्तरदायित्व का निर्धारण, नीति को यदि कोई नीति विफल हो जाती है तो उसे उत्तरदायी ठहराना कठिन हो जाता है कि किसके कारण ये नीति विफल हुई, ठीक है, क्योंकि इसमें सबकी सहभागिता होती है, सरकार के कारण हुई या प्राइवेट सेक्टर के कारण हुई या एनजीओ के कारण हुई या जनता के कारण हुई, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप, कभी कभी राजनीतिक कारणों को सहयोगात्मक पे ज्यादा भारी हो जाता है, मतलब कभी कभी कहने को तो सहयोगात्मक होता है पर सरकार का ज्यादा इसमें इन्वॉल्व देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो संसाधन और समन्वय की समस्या हो जाती है कभी कभी, सभी संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखने में कभी कभी चुनौती हो जाती है, आपस में ये लोग लड़ने लगते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे कि सहयोगात्मक शासन आधुनिक प्रशासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है जो जनता को निजी क्षेत्र और सरकारी एजेंसियों के साथ एक साथ लाकर समस्या का समाधान करने पर फोकस करता है। ये जनता की भागीदारी को, पारदर्शिता को और नवाचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, जिससे शासन बहुत ज्यादा इफिशिएंसी आए, शासन में लोकतांत्रिक भी बने, ठीक है। हालांकि इसे एक प्रभावी कार्यक्रम के संयोजन, संवाद और उत्तरदायित्व के लिए सुनिश्चित किया जाता है, पर भारत जैसे देश में जहाँ सुशासन अनेक चुनौतियां हैं, यहाँ पे सुशासन की, जहाँ सहयोगात्मक शासन मॉडल विभिन्न क्षेत्रों में नीति निर्माण और सेवा वितरण को अधिक समावेशी और उत्तरदायी बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है, ठीक है, भारत में। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे जो कि है नेटवर्क शासन। अब जानते हैं हम कि नेटवर्क शासन क्या है, ठीक है। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क शासन क्या है? नेटवर्क शासन एक आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण है जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन और नागरिक समूह और अन्य हितधारकों को आपसी सहयोग और संवाद के माध्यम से नीतियां बनाने को लागू करता है। ये एक अधिक विकेंद्रित और लचीला प्रशासन मॉडल है जहां सत्ता केवल सरकार के हाथ में नहीं होती बल्कि भागीदारी इसमें सभी की होती है, ठीक है। ये भी सहयोगात्मक शासन की तरह ही है, ठीक है। इसकी अवधारणा सार्वजनिक नीति और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है, जिसे क्लास ऑफ ए रॉड से और सोरेनसन ने जैसे विद्वानों ने इसे बढ़ावा दिया है नेटवर्क शासन को। नेटवर्क शासन में कौन कौन भागीदारी हो जाती है, जैसे बताती हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा अलग है बस सहयोगात्मक शासन से, बिल्कुल, पर ज्यादातर सहयोगात्मक शासन की तरह ही मेल मिलाव है इसका। जिसकी नेटवर्क शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है, तो बहुहितकार भागीदारी होती है इसमें। सरकारी एजेंसियां, निजी कंपनियां, ये सब मिलकर साथ में कार्य करती है। मान लो कोई अभियान है या कुछ है जनता को जागरूक करना, तो कोई फिल्म के माध्यम से, जैसे कोई डायरेक्टर है वो भी अपनी फिल्म के माध्यम से बताते रहता है टाइम टू टाइम, तो निजी कंपनियां या कोई फिल्म मेकर, सब इसमें सपोर्ट होता है, ठीक है, सबका सपोर्ट होता है इसमें। सहयोग और आपसी निर्भरता होती है, कोई भी संगठन अकेले शासन नहीं कर सकता है बल्कि आपसी सहयोग से ही कार्य करते हैं। विकेंद्रीकरण होता है, शासन की शक्ति केवल सरकार के पास ना होकर सभी हितधारकों के पास होती है। लचीला संरचना होता है, क्योंकि इसमें नौकरशाही सिर्फ ज्यादा नहीं बना होता है बल्कि इसमें एक शासन को चलाने के लिए इसमें सबका सहभागिता देखने को मिलती है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हो, क्रिकेटर हो, फिल्म मेकर हो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के मालिक हो, ठीक है, उद्योगपति हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, तो सबकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। संवाद और आपसी सहमति, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में चर्चा और विमर्श को महत्व दिया जाता है। तकनीकी और सूचना का साझाकरण होता है इसमें। नेटवर्क शासन बिल्कुल सूचना प्रणाली के व्यापक उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सहयोगात्मक शासन की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। नेटवर्क शासन की आवश्यकता क्यों है? वैश्वीकरण को जटिलता समस्या से निकालने के लिए, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, इन सभी मुद्दों को पारंपरिक शासन इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जो नेटवर्क शासन है, मतलब सबका मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। सरकारी संसाधनों की सीमाएं हैं, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है जिससे वो जनता की पूर्ति कर पाए, ठीक है, तो इसके लिए उनको नेटवर्क शासन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सार्वजनिक नीति में भागीदारी, पीपीपी का उद्यम मैंने बताया था ना अभी आपको भी ऊपर, जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, ठीक है। डिजिटल युग और सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, आदान प्रदान डेटा आधारित होता है जिससे नेटवर्क मॉडल आवश्यक हो जाता है। स्थानीय शासन की सशक्तता बढ़ती है, विकेंद्रीकरण नीति से स्थानीय सरकारों को समुदाय और अधिक अ, अधिकार दिए जा रहे हैं जिससे नेटवर्क शासन बहुत ज़्यादा अधिक बन रहा है, ठीक है। नेटवर्क शासन के प्रकार क्या है? नीतिगत नेटवर्क, ठीक है, इसमें सरकार और अन्य हितधारकों के बीच नीति बनाने और लागू करने के लिए बने गठबंधन होते हैं, ठीक है, जिसे हम नीति नेटवर्क कहते हैं। दूसरा सेवा नेटवर्क होता है। सेवा नेटवर्क का कार्य क्या होता है? इस सेवा नेटवर्क कुशलता से प्रदान करने के लिए विभिन्न संगठनों की भी साझेदारी बनाने का, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की बात करता है। प्रोजेक्ट आधारित नेटवर्क क्या होता है? इसमें विशेष परियोजनाएं गठित की जाती है, ठीक है, जैसे स्मार्ट सिटी परियोजनाएं ऐसे। चौथा होता है डिजिटल नेटवर्क शासन। डिजिटल नेटवर्क शासन में क्या आ जाता है? प्रशासन में ई गवर्नेंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इन सबको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क शासन और पारंपरिक शासन में अंतर क्या है? तो पारंपरिक शासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया केंद्रीकृत और नौकरशाही आधारित होती थी, वही नेटवर्क शासन में ये विकेंद्रीकरण और सबका इसमें सहयोग होता है। बिल्कुल आप सहयोगात्मक शासन की तरह लिख सकते हो। नागरिक की भूमिका इस पारंपरिक में सीमित होती है और नेटवर्क में
भागीदारी इसकी ज़्यादा होती है नागरिक की। ठीक है, पारंपरिक शासन में लचीलापन बहुत ज़्यादा कठोर होता है और नेटवर्क में बहुत ज़्यादा लचीला होता है। पारंपरिक शासन में सूचना का प्रभाव धीमा होता है, नियंत्रित होता है, और यहाँ पे खुला होता है सूचना का प्रभाव, क्योंकि आईटीआई होता है। पारंपरिक शासन में उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा कम होती है, वहीं नेटवर्क शासन में उत्तरदायित्व ज़्यादा होती है। तो नेटवर्क शासन के उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो स्मार्ट सिटी मिशन, जो सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें सरकार, निजी कंपनी और नागरिक मिलकर इसमें डिजिटल तकनीक से शहरों का विकास कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें सरकार और जो गैर सरकारी जो संगठन है वो दोनों मिलकर एक साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च कर मतलब बढ़ावा दे रही है, जिसमें सब स्वास्थ्य सेवा को अच्छा किया जाए। गूगल और भारत सरकार की साझेदारी डिजिटल इंडिया जो है कार्यक्रम के तहत इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गूगल और सरकार एक दूसरे का सहयोग कर रही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन नेटवर्क, विभिन्न देश और गठबंधन और वैज्ञानिक संस्थानों ने भी मिलकर क्या करा है, जो जलवायु परिवर्तन है उसको रोकने का कार्य कर रही है साथ मिलकर। महिला सुरक्षा और हेल्पलाइन नेटवर्क, सरकारी एजेंसियां और गैर सरकारी एजेंसियां जैसे एनजीओ वगैरह भी है, वो भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, तो नेटवर्क शासन के लाभ क्या है, तो संसाधन का को कुशल उपयोग बनाता है, सरकारी और निजी संसाधन बेहतर से तालमेल बैठता है, निजी निर्माण में सुधार नीति निर्माण में सुधार होता है, इससे तेजी से समस्याएं का समाधान होता है क्योंकि सबका सहयोग होता है, डिजिटल सेवाओं का विकास होता है और जन भागीदारी भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है इसमें। ठीक है, नेटवर्क शासन की कुछ चुनौतियां भी हैं, तो उत्तरदायित्व का अभाव होता है इसमें, कहते हैं, क्योंकि सबका शासन होता है, अगर किसी से मिस्टेक हो गई ना तो किसको दोषी ठहराया जाए ये मुश्किल हो जाती है। नीति निर्माण में जटिलता हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसमें। ठीक है, सभी की भागीदारी है, तो नीति निर्माण में जटिलता हो जाती है कि किसकी बात को माने। संसाधन में वित्त की कमी हो सकती है, कभी कभी अगर कोई मतलब पार्टनर जैसे काम कर रहे हैं सभी एजेंसी, उसमें से एक निकल जाए तो वित्त की कमी भी हो सकती है इसमें से, तकनीकी बाधाएं आ सकती है। ठीक है, और राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है। ठीक है, तो भारत में नेटवर्क शासन की भूमिका क्या है, तो भारत में ई गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी परियोजना और डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन नीति और शहरी प्रबंधन में क्या कर रहे हैं, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक नीति भागीदारी यानी पीपी मॉडल को लागू किया है, जिसमें प्रशासन अधिक समावेशी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बना रही है। हालांकि उत्तरदायित्व, संसाधनों का कुशल प्रबंधन और हितकार के बीच संतुलन बनाए रखना अभी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि नेटवर्क शासन क्या है, एक विकसित और सहभागी प्रशासनिक प्रणाली है जो कि सरकार और निजी क्षेत्र और नागरिक के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। ये पारंपरिक नौकरशाही आधारित से बिल्कुल अलग है और बहुत ज़्यादा लचीला है, पारदर्शिता है और उत्तरदायित्व है। हालांकि इसके प्रभाव जो है वो और कार्य के लिए उत्तरदायित्व, संसाधन का न्याय संगत वितरण करना है और हितकारों के बीच समन्वय यानी मेल मिलाप बनाना है। तो डिजिटल युग में नेटवर्क शासन प्रशासन को अधिक समावेशी, कुशल और उत्तरदायित्व बना सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी और नागरिक में बेहतर सेवाएं मिलेंगी। ठीक है, हाँ, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो भी होता है कंप्लीट यहाँ पे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है डिजिटल शासन, कि डिजिटल शासन क्या होता है। ठीक है, तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल शासन वह पारंपरिक ढांचा है जिसमें सूचना और संचार जो है वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है, यानी आईसीटी के माध्यम से किया जाता है। इसका उपयोग प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, हर सेवा में डिजिटल चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसमें का उद्देश्य है कि सरकारी सेवा को बहुत ज़्यादा अधिक पारदर्शिता बनाई जाए, क्योंकि अगर कोई सरकारी सेवा ऑनलाइन होगी, ठीक है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगी तो वो पारदर्शिता, उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, तात्पर्यता आएगी, सुलभ होगी, लोग घर बैठे भी कर सकते हैं और नागरिक के प्रति उत्तरदायित्व बनाना भी होगा। ठीक है, तो डिजिटल शासन के अंतर्गत ई गवर्नेंस को सरकार ने लॉन्च किया है, ऑनलाइन सेवाएं दी हैं ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा आधारित निर्णय निर्माण होता है, जिसमें सभी के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो अगर ऑनलाइन है तो वो रिकॉर्ड रहते हैं। ठीक है, तो पारदर्शिता बनी रहती है इससे। ठीक है, सरकार अगर कहे मैंने यहाँ ये खर्च करा, ये करा, वो करा, उस सब का डेटा रहता है कहाँ पे, ऑनलाइन। ठीक है, तो ये ई गवर्नेंस की अच्छी बात है। ये अवधारणा मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए विकसित हुई है। डिजिटल शासन नागरिक को अधिक संपूर्ण और प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है। ठीक है, तो डिजिटल शासन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ई गवर्नेंस क्या है, सरकार की सेवा और सूचना को और निर्णय को डिजिटल माध्यम से प्रदान करना, मतलब भारत सरकार जो भी योजना बना रही है, जो भी कानून बना रही है, जो भी सेवा दे रही है आपको, उन सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी देना, जिससे जनता में सुलभ हो, इफिशिएंसी आए, पारदर्शिता आए और अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है, तो ऑनलाइन सेवा नागरिक को इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे आय प्रमाण पत्र। अब आपको आय प्रमाण पत्र बनाना हो तो आप घर बैठे बना सकते हो, राशन कार्ड बनाना हो तो आप ऑनलाइन बनवा सकते हो, मृत्यु प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी करना हो आप घर पे बैठ के कर सकते हो। तो ऑनलाइन सेवा सरकार प्रदान करती है, तो ये होता है ई गवर्नेंस। ठीक है, तो डेटा आधारित निर्णय निर्माण, यानी विभिन्न सरकारी कार्यों और योजनाओं का मूल्यांकन डेटा के आधार पर किया जाता है, क्योंकि सभी जो कार्य होते हैं उनका एक डेटा बना होता है। ठीक है, तो पारदर्शिता बनी रहती है इससे। अगर कभी कोई घोटाला या किसके मामले आते हैं तो फिर क्या होता है, सरकार इस डेटा को दिखा सकती है।
इसमें पारदर्शिता बनी रहती है, पारदर्शिता और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी भी होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी कार्यों के फैसले की पारदर्शिता बढ़ाना इसका काम होता है, ठीक है। क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म पे आपको एक आरटीआई भी मिलता है, आप आरटीआई क्लेम कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, इसकी जानकारी ले सकते हो किसी भी कार्य की, ठीक है। नागरिक की भागीदारी भी होती है इसमें, नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से अपनी राय देने और नीति प्रतिक्रियाओं देने का अवसर भी प्रदान होता है। आपको पता है कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो सरकार की फीडबैक भी होता है, आप वहाँ पे फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, कि आपको सरकार की योजना जो भी है जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो सरकार की चीज़ों को, ठीक है, उस वो चीज़ आपको कैसी लगी, ठीक है, तो उसको आप सरकार को एक फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। स्मार्ट सेवा यानी नागरिकों को बेहतर अनुभव देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। ब्लॉकचेन क्या है, आपको जितने भी मतलब साइबर सिक्योरिटी मतलब जो भी आपके डेटा लीक होने की प्रॉब्लम्स होती है उस सबको ब्लॉकचेन क्या करता है, आपको सेफ्टी रखता है आपके डेटा को, ठीक है। बिग डेटा जैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो डिजिटल शासन की आवश्यकता क्यों है हमें? समय की बचत और कागजी काम में कमी लाता है, ठीक है। डिजिटल शासन हमारे समय की बचत करता है, क्योंकि हम अगर कहीं जाएंगे कोई चीज़ बनवाने के लिए, ठीक है, सरकारी सेवा लेने, हमें फॉर्म चाहिए, हमें फोटो कॉपी कराना होगा, हमें लाइन में लगना होगा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। पर तो हमारे समय को बचाता है डिजिटल शासन, ठीक है। ई गवर्नेंस और कागजी कागज को भी कम करता है। अब जो कागज पे काम होता है, आपको फोटो कॉपी कराना है, आपको साइन कराना है, आपको बहुत सारे दस्तावेज की अलग अलग फोटो कॉपी ये सब करानी होती है, ठीक है। तो ये सब कार्य को कम करता है, जिससे कागज की भी बचत होती है, ठीक है। संपर्क में सुधार, विभिन्न सरकारी एजेंसी और नागरिक के बीच बेहतर संवाद और संपर्क बनता है, ठीक है, क्योंकि कार्य जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। कुशलता होती है और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। सरकारी सेवा डिजिटल रूप से ऑटोमेट और तांत्रिक होते हैं, कि सारे कार्य ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एआई का भी आजकल यूज हो रहा है। सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता 24 आवर्स होती है, ठीक है। अब जो कागज जो पहले की पारंपरिक जो गवर्नमेंट होती थी उसमें आप जाना पड़ता था, एक टाइम होता था कि आपके अधिकारी इस टाइम से इस टाइम तक बैठेंगे, ठीक है। पर आप अगर अब कोई भी आप सेवा लेना चाहते हो, बैंकिंग सेवा, किसी भी सेवा, तो आप 24/7 ले सकते हो वो सेवा, ठीक है। ये ई गवर्नेंस का फायदा है। सामाजिक समावेशनता देखने को मिलती है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय दूर दराज क्षेत्रों में भी रहकर सरकार की योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो संवेदनशील डेटा सुरक्षित प्रबंधन भी होता है इसमें। डिजिटल प्लेटफॉर्म से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को भी सुरक्षित किया जाता है, आपके डेटा को, ठीक है। तो डिजिटल शासन के प्रकार क्या है? तो डिजिटल शासन का पहला प्रकार है ई गवर्नेंस, ठीक है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो या बैंक सेवा हो, वो सरकार क्या है उन सारी अपनी सेवाओं को, सारी अपनी योजनाओं को, सारे अपने कानूनों को से है ई गवर्नेंस के तौर पे आपको देती है। ई समाचार, ई न्यूज़, सरकारी योजना, सरकारी नीति और सरकारी जो भी निर्णय है उससे संबंधित जानकारी आपको डिजिटल रूप से प्रदान कर देती है ई न्यूज़, ठीक है। ई न्यूज़ के माध्यम से आप सरकार की जितनी भी योजना है उन सबको जान सकते हो। ऑनलाइन शिक्षा सरकार द्वारा शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश है, जैसे स्वायाम और एनआईओएस। ये सब क्या कर रही है, जो बच्चा जाके नहीं पढ़ सकता है या घर पे बैठ मतलब जिनको बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो स्वायाम और एनआईओएस ऐसी जो संस्था होती है जिसके माध्यम से आप क्या है घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। 12th की पढ़ाई तक भी आपकी एनआईओएस तक में होती है, ठीक है। जो कि स्कूल की आप अगर स्कूल नहीं भी जा रहे हो तो आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट सिटी परियोजना, डिजिटल सेवा और उन्नत तकनीक समाधान का उपयोग शहरों के प्रबंधन और विकास के लिए किया जा रहा है, ठीक है। स्मार्ट सिटी, हर जगह टावर हो, हर जगह नेट पहुंच पाए, ठीक है, तो ये भी सरकार का एक क्या है, डिजिटल रूप है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य ऐप्स और ई स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्या करा जा रहा है, डिजिटली लोगों के हेल्थ को देखा जा रहा है, ठीक है, ध्यान दिया जा रहा है। ब्लॉकचेन आधारित शासन, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक अपनाई गई है। ब्लॉकचेन क्या होता है, सरकारी जितनी भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है उसकी डेटा को क्या करता है, सुरक्षित करता है ब्लॉकचेन, ठीक है। डिजिटल शासन के लाभ क्या है, तो सरकारी सेवाओं की पहुंच में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। हर कोई सरकारी सेवाओं को बैठ के ले सकता है, चाहे वो दूर दराज गांव में भी क्यों ना रहता हो, पिछड़ा वर्ग भी क्यों ना हो, चाहे एक लद्दाख में रहने वाला व्यक्ति या एक दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, दोनों ही उस सेवा का आसान उस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा ले सकता है सरकार के नियम से, ठीक है। उसके प्रति कोई बाधा नहीं आती है इससे, ठीक है। समय की भी बचत होती है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है, बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही होती है, सामाजिक समावेशिता देखने को मिलती है, आधुनिक तकनीकों का उपयोग देखने को मिलता है और आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है, ठीक है। तो डिजिटल शासन के उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो आधार कार्ड, भारत में आधार कार्ड की शुरुआत एक महत्वपूर्ण डिजिटल शासन की पहल है, ठीक है, जिसने नागरिकों को पहचान प्रमाण और सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य सेवाओं तक पहुंचाने में प्राप्त की है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी क्या है, एक डिजिटल शासन का रूप है। स्वयं पोर्टल आप जानते होंगे, भारत सरकार ने शुरू किया था स्वयं पोर्टल। ये छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा मंच है जिससे वे घर बैठे उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से। तीसरा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि।
जो पीएम जो किसान योजना है, इस योजना के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में लाभ राशि भेजी जाती है। अब किसानों को लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो किसान गाँव में बैठा है, पुणे दराज में बैठा है, चाहे वो मणिपुर में कर रहा हो, चाहे वो असम में कर रहा हो, चाहे वो सिक्किम में क्यों ना कर रहा हो, ठीक है, खेती, पर उस जो किसान है उसको क्या है, डिजिटल माध्यम से उसके पैसे भेजे जाते हैं, ठीक है। भारत सरकार की वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट, ठीक है, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों से संबंधित जो जानकारी है वो जो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाती है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी विकास में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी और स्मार्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सभी गांव, सभी जगह एक स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बनाई गई है जहां इंटरनेट आसानी से पहुंच पाए, ठीक है। ये भी सरकार की क्या है, एक डिजिटल शासन है। तो डिजिटल शासन की कुछ चुनौती भी है। डिजिटल विभाजन यानी सभी नागरिकों के पास इंटरनेट और डिजिटल उपकरण की पहुंच नहीं है, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। तो कह सकते हैं कि डिजिटल विभाजन देखने को मिलेगा कि एक साइड लोगों के पास डिजिटल फायदा मिल रहा है पर एक साइड नहीं मिल रहा है। साइबर सुरक्षा और डेटा की भी सुरक्षा बनी रहती है कि कोई फ्रॉड ना हो जाए। डिजिटल साक्षरता की कमी आ सकती है, ठीक है। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, जो बंदा नेट और इंटरनेट को यूज़ करना ही नहीं जान पाएगा तो वो ई गवर्नेंस का फ़ायदा कैसे उठाएगा। तो इसके लिए सरकार को कुछ शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि कैसे हम ई गवर्नेंस को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बाधा हो सकती है, तकनीकी विफलता हो सकती है, कभी कभी कोई प्लेटफॉर्म या कोई कोई में मतलब जैसे कि ना चल पाए, सेवा में फेलियर हो जाए, तो ये भी इसकी चुनौती हो सकती है, ठीक है। नेटवर्क इशू हो सकता है। निगरानी और गोपनीयता के मुद्दे भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपके डेटा को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा सरकार का काम है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि डिजिटल शासन एक अत्याधुनिक दृष्टिकोण है जो प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सरकार की सेवाओं को सुलभ बनाता है, पारदर्शिता बनाता है और प्रभावी बनाता है। ये स्मार्ट सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से, डेटा आधारित निर्णय निर्माण के माध्यम से शासन का एक नया रूप देता है। पहले शासन हम देखते थे बस सरकार के द्वारा नॉर्मली फेस टू फेस होता था, आज सरकार के सारे नियम कानून और सभी योजनाओं को का फायदा हम डिजिटली उठा सकते हैं। ये इसका फायदा है। हालांकि डिजिटल विभाजन भी हो सकता है इससे, क्योंकि जहाँ इंटरनेट नहीं पहुंच पाता वहाँ पे इस सेवा का लाभ लोग नहीं उठा सकते। सुरक्षा भी कभी कभी एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि हमारी जो डिजिटल जो हमारी जानकारी है उसको सुरक्षित सरकार रखे। सुरक्षा की कमी हो सकती है। अगर कोई बंदा है जैसे कि उसको नेट ही चलाना ना आए, इंटरनेट का उपयोग ही करना ना आए, तो वो डिजिटल गवर्नमेंट्स का फ़ायदा कैसे उठाएगा, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं है करने, उसको फॉर्म भरने नहीं आएगा, उसको डिजिटली जैसे फ़ोन ही चलाना ना आता हो तो कैसे करेगा ये, ठीक है। तो लेकिन यदि आप इसका फ़ायदा एक साइबर कैफ़े से उठा सकते हो, ठीक है। इसकी चुनौती तो है पर इसका समाधान भी है। या तो लोगों को जागरूक करो, फ़ोन चलाना ये सब सिखाओ, या तो जगह जगह एक साइबर कैफ़े वगैरह खोल सकते हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके गली-गली में दुकानें होते हैं, तो इसके माध्यम से इस समस्या को भी आप हल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आई होप यहाँ पे होता है आपका पूरा 3rd यूनिट कंप्लीट, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।